हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग कल देख रहे थे मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो कल हम लोगों ने देखा था कि मौर्य साम्राज्य में कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का अंत करके, नंदवंश का खात्मा करके मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। उसमें आगे हम लोग देखते हुए बढ़े थे कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया था 298 ईसा पूर्व में, और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी संलेखना विधि के द्वारा। जैन धर्म के परंपरा में उपवास रख के मृत्यु किया जाता है, उसको हम लोग संलेखना विधि बोलते हैं। तो ये हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सम्राट अशोक के बारे में। सम्राट अशोक, बिंदुसार के बाद कौन आया था? सम्राट अशोक आया था 273 ईसा पूर्व में। हम लोग यही कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। ये सम्राट अशोक का एक आप देख रहे हैं इमेज। हालांकि ये ओरिजिनल इमेज नहीं है, ये बाद के इतिहासकारों द्वारा बनाया गया है, क्योंकि उसमें फोटोग्राफी की सुविधा नहीं थी। लेकिन जो भी उनके अवशेष मिले थे, जो उनके चित्र वगैरह या फिर बनाए गए मूर्ति वगैरह मिले थे, उनके आधार पर ये इतिहासकारों के द्वारा बनाया गया सम्राट अशोक का चित्र है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सम्राट अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य में इनका क्या योगदान रहा। तो सम्राट अशोक कब 273 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किए हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुए? सम्राट अशोक हुए थे। अशोक महान भी इनको बोला जाता है, जो 273 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है, ये अशोक का पूरा नाम जो है देवनाम पीर्य अशोक मौर्य, अर्थात राजा प्रियदर्शी और देवताओं का प्रिय भी इनको बोला जाता है। बहुत सारे स्तंभ लेख जो अशोक के समय बनाए गए थे, उनमें उनको देवनाम पीर्य नाम से दर्शाया गया है। शासक बनने से पहले वह उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था। उसने मंत्री राधा गुप्त की सहायता से गद्दी पाई थी। देखिए, अभी हम लोग कल पढ़े थे कि जब बिंदुसार शासन कर रहे थे, उसमें क्या हुआ था, तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। तक्षशिला में विद्रोह जब हुआ था, तो वो पहले किसको भेजे थे? पहले वो भेजे थे सुसीम को शांत कराने के लिए। सुसीम को भेजे थे विद्रोह शांत कराने के लिए। जब सुसीम से विद्रोह शांत नहीं हुआ, तो फिर किसको भेजे बाद में वो अशोक को भेजे थे। बाद में वो अशोक को भेजे थे। तो अशोक ने तक्षशिला का विद्रोह शांत कराया था, और फिर वहाँ के वो गवर्नर बन गए थे। वहाँ के वो गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे, ये मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनने से पहले। ठीक है, और राधा गुप्त कौन थे? तो राधा गुप्त थे विष्णुगुप्त जो मंत्री थे। किनके? विष्णुगुप्त किनके मंत्री थे? विष्णुगुप्त थे चंद्रगुप्त मौर्य के। विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने राजगद्दी प्राप्त किया था, तो उनके मंत्री थे। उसके बाद जो आए थे वो खलाट्टल और राधा गुप्त बने थे मंत्री बिंदुसार के समय में। बिंदुसार के मंत्री थे, तो वो क्या किए, राधा गुप्त की सहायता से वो गद्दी प्राप्त किए थे। ऐसा कहा जाता है कि अशोक जो है अपने 99 भाइयों की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी प्राप्त की थी। तो इसमें उनका साथ कौन दिया था? तो राधा गुप्त ने उनका साथ दिया था। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? दिव्य वदान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है, और एक ब्राह्मण की पुत्री थी। देखिए, ब्राह्मण की पुत्री थी। हम लोग कल बिंदुसार के बारे में देखे थे। बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? बिंदुसार मानता था अजीवक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय मानता था? ये अजीवक संप्रदाय। और अजीवक संप्रदाय का संबंध किससे बताया जाता है? तो ये ब्राह्मण से बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ में अजीवक संप्रदाय का संबंध किससे बताया गया? ब्राह्मण से। तो सुभद्रांगी जो थी वो ब्राह्मण ही थी एक, और उन्हीं की पुत्री थी। सुभद्रांगी मतलब बिंदुसार की पत्नी हुई, और उन्हीं उन्हीं के पुत्र थे कौन? अशोक थे। उन्हीं के पुत्र थे अशोक। आइए आगे करते हैं। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय क्या बोला गया है? अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदर्शी नाम से संबोधित किया गया है, जबकि पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। या आप सिर्फ फैक्ट याद रखिएगा कि पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है, और अभिलेख में जो अभिलेख बनवाए थे कौन? अशोक ने बनवाए थे। अभिलेख अभी भी बनते हैं। आप अभिलेख को ऐसे समझिए कि अभी भी हम लोग देखते हैं कि ये मंत्री के द्वारा ये काम किया गया। वो बहुत सारे अभिलेख जो शिलालेख होते हैं, शिलापट होते हैं, उसी तरह समझ लीजिए कि ये जो स्तंभ लेख है, बहुत ऊंचे ऊंचे स्तंभ बनाए जाते थे, उसमें अशोक के कार्यों का उल्लेख किया जाता था। शिला पे मतलब शिला पत्थर वगैरह पे खुदाई करके उसके कार्यों का जिक्र होता था। तो अभिलेखों में अशोक को देवनाम पीर्य या देवनाम प्रियदर्शी नाम मिला है इनका, और पुराण में इनको अशोकवर्धन कहा गया है। आगे चलते हैं। दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने देखिए अपने 99 भाइयों को मारकर सत्ता पर अधिकार किया था। ये किसके अनुसार है? तो दीपवंश और महावंश ग्रंथ जो है उसके अनुसार 99 भाइयों की हत्या की थी, और उसके बाद वो सत्ता पर अधिकार किया था। केवल उसका एक भाई तीस ही जीवित रहा था। मतलब टोटल वो लोग कितने भाई होंगे? 101 भाई होंगे, जिसमें 99 का हत्या कर दिया अशोक। अशोक खुद राजा बन गया, और एक भाई तीस जो है जिंदा रहा। तो ये 99 भाइयों की हत्या की थी। मतलब बहुत सारे विवाह किए होंगे इनके पिता जो हैं बिंदुसार, बहुत ज़्यादा शादी किया होगा, उनके बहुत ज़्यादा पुत्र थे। ठीक है, अशोक ने 274 ईसा पूर्व में सत्ता पर अधिकार कर लिया था, परंतु गृह युद्ध के कारण राज्याभिषेक में लगभग 4 वर्ष बाद 270 ईसा पूर्व में वो राज्याभिषेक कराया अपना। राज्याभिषेक मतलब विधिवत वो एक यज्ञ होता था, मतलब
सभी लोगों को बुलाकर राज्याभिषेक के अब ये राजा रहेगा। तो 274 ईसा पूर्व में ही सत्ता पर अधिकार कर लिया, अपने भाइयों को मार वगैरह के। लेकिन गृह युद्ध चल रहा होगा, इतनी सारी पत्नियां, उनके पुत्र, उनके और रिश्तेदार, तो आपस में ये लोग क्या होंगे, गृह युद्ध में व्यस्त थे। इसके कारण 4 वर्ष के बाद 270 ईसा पूर्व में उन्होंने राज्याभिषेक कराया था। किसने? अशोक ने। अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है क्या कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, देखिए कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत मतलब अफगानिस्तान वाला एरिया, दक्षिण में कहाँ तक, कर्नाटक में, पश्चिम में काठियावाड़ मतलब गुजरात वाला पूरा एरिया, और पूर्व में बंगाल, बांग्लादेश वगैरह सब, बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। इतना बृहद साम्राज्य था अशोक के समय में। उसके बाद ये अशोक, जैसे अशोक का शासन खत्म होगा, इसके बाद मौर्य साम्राज्य जो है वो टूटने लगेगा, विदेशी आक्रमण बढ़ जाएंगे, आपस में बहुत सारे राजवंश बनने लगेंगे। तो ये हम लोग आगे पढ़ते हुए समझेंगे, आप अभी ध्यान से समझते चलिए। अशोक का साम्राज्य पढ़ रहे हैं हम लोग। अपने प्रारंभिक जीवन में अशोक तक्षशिला उज्जैनी का प्रांतपति था, ये तो हम लोग पढ़ लिए। तक्षशिला गया हुआ था, वहाँ शांतकरानी विद्रोह को, गंधार की राजधानी थी ये, और उज्जैनी का ये प्रांतपति मतलब गवर्नर था। सिंहासन रोहन के समय भी अशोक उज्जैनी का प्रांतपति था, मतलब गवर्नर था। जब वो सिंहासन रोहन हो रहा था, मतलब 270 ईसा पूर्व की बात है, उस समय भी उज्जैन का गवर्नर था। कल्हन की राजतरंगिणी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हन है। कल्हन के राजतरंगिणी के अनुसार अशोक क्या था, शैव धर्म का उपासक था शुरुआत में। पहले के किस धर्म को मानता था, शैव धर्म को। लेकिन क्या हुआ, कलिंग युद्ध इसके जीवन में बहुत ही व्यापक मोड़ लाया, और ये व्यापक मोड़ सिर्फ इसके जीवन की बात नहीं है, पूरा मौर्य साम्राज्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो गई कलिंग युद्ध। इसके बाद मौर्य साम्राज्य जो है धीरे धीरे अपनी पतन की ओर चलता चला गया। तो कलिंग युद्ध में व्यापक हिंसा के उपरांत उसने धम्म घोष अपना लिया। क्या क्या धम्म घोष मतलब बौद्ध धर्म को वो अपना लिया था, बौद्ध धर्म वो अपना लिया था। ठीक है, बौद्ध धर्म वो अपना लिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा, ये तो बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। हालांकि बहुत लोगों को वो प्रचार प्रसार में भेजा था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने पुत्र को भी और पुत्री को भी वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था कि आप जाइए बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। तो ये थे अशोक। अशोक अपना बौद्ध धर्म जब अपनाए तो महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिए कि अपना मेरा धर्म का प्रचार करें, बौद्ध धर्म का। ठीक है, अब देखिए कलिंग युद्ध क्या प्रभाव पड़ता है कलिंग युद्ध का अशोक के जीवन में। 261 ईसा पूर्व में होता है कलिंग का युद्ध। कलिंग कहाँ पे, उड़ीसा में। उस समय क्या हो रहा था, उड़ीसा में ये पड़ता था। ये जो है, अब ये जो है यहाँ के जो राजा थे अपने आप को अलग करना चाह रहे थे मगध साम्राज्य से। यहाँ पे अव्यवस्था फैल गई थी कलिंग में, उड़ीसा में अव्यवस्था फैल गई थी। ये अपने आप को स्वतंत्र समझते थे मगध साम्राज्य से। तो इस बार क्या हुआ, इसका प्रादुर्भाव कि ये कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। सिंहासन रोहन पर विराजमान होने के पश्चात अशोक ने केवल एक युद्ध किया, जिसे कलिंग युद्ध कहते हैं, जिसमें ये खुद पार्टिसिपेट किया था। कलिंग युद्ध में अशोक ने खुद एक पार्टिसिपेट किया इस युद्ध में, कलिंग युद्ध में। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईसा पूर्व में। राज्याभिषेक इसका कब हुआ, 270 ईसा पूर्व, 270 बीसी में हुआ इसका राज्याभिषेक। और उससे 9 साल मतलब 8वें वर्ष में, लगभग 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व लगभग लिखा हुआ है, मैं कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी जो थी तोशली पर अधिकार कर लिया। ये 261 ईसा पूर्व में तोशली पर, कलिंग की जो राजधानी थी, अशोक गया, आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन इस दौरान हुआ क्या, इसके दौरान देखिए 1 लाख लोग मारे गए, 1 लाख लोग मारे गए, लाखों तबाह हो गया और 1,50,000 को कैदी बना लिया गया। मतलब इतना ज़्यादा मात्रा में लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को कैदी बनाया गया, मतलब बहुत सारे लोगों का जीवन तबाह हो गया। इससे उनको बहुत कष्ट हुआ अशोक को, मतलब हृदय परिवर्तन हो गया उनका, और वो तब से कसम खाया कि अब मैं युद्ध वगैरह नहीं करूँगा, और वो तब से बौद्ध धर्म अपना लिया। अगर देखिए ये इतना बड़ा साम्राज्य में अगर ये युद्ध करना छोड़ दे तो इतने बड़े साम्राज्य को संभालना आप भी समझ रहे बहुत मुश्किल है। और मुश्किल होगा तो क्या होंगे, आंतरिक विद्रोह होंगे, विदेशी आक्रमण होंगे, और सैनिक अगर शासन अच्छा नहीं रहेगा तो ये टूटता चला जाएगा फिर बाद में। युद्ध ने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को बहुत कष्ट पहुंचाया, और इसके लिए अशोक को बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। और इसलिए अशोक ने साम्राज्य की विजय नीति त्याग दिया कि नहीं, हमको साम्राज्य विजय करना है, अब जो हो गया हो गया। सांस्कृतिक विजय की नीति अपनाई, और फलस्वरूप अशोक ने भेरी घोष मतलब युद्ध होता है, भेरी मतलब युद्ध, भेरी घोष की जगह क्या है, धम्म घोष अपना लिया। भेरी घोष की जगह ये क्या अपना लिया, धम्म घोष, मतलब युद्ध का नीति की जगह धर्म को वो अपना लिया। ये कलिंग का युद्ध का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, और ये सिर्फ अशोक पे नहीं पड़ा है, ये पूरे मौर्य साम्राज्य पर पड़ा है। भब्रू अभिलेख से ज्ञात होता है, भब्रू अभिलेख, देखिए ये अभिलेख मतलब क्या होता है, अभिलेख हो गए आपके कोई भी शिलालेख या स्तंभ लेख, जैसे स्तंभ बड़े बड़े स्तंभ बनाए जाते थे, इसमें लिखाया जाता था अशोक के काम, या जिसका भी हो, जो भी राजा उसके लिखाए जाते थे। तो ये भब्रू अभिलेख है, उससे ज्ञात होता है कि कलिंग युद्ध के 2.5 वर्ष बाद अशोक ने उपगुप्त के प्रभाव में आकर, मतलब 2.5 वर्ष तो वो पूरा
शांत हो गया उसका जीवन। और उसके बाद 2.5 वर्ष बाद उपगुप्त जो है उसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, मतलब उपगुप्त इसके बौद्ध धर्म के गुरु हुए। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है उपगुप्त के बारे में। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म ये स्वीकार कर लिया है और अपना भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपना लिया है। अब आगे की क्या होती है स्थिति हम लोग देखते हैं। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक ने अपने 13वें शिलालेख अभिलेख में किया है। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वो वर्णन किया है। कलिंग युद्ध ने मगध साम्राज्य के पतन का बीज बो दिया। यही हम बात कर रहे थे आप लोग। कलिंग युद्ध सिर्फ अशोक को नहीं किया परिवर्तन, ये पूरे मगध साम्राज्य का पतन का बीज बो दिया, क्योंकि उतना बड़ा साम्राज्य, ईरान तक फैला हुआ है आपका साम्राज्य, अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया पूरा ईरान तक फैला हुआ है। उतने बड़े साम्राज्य को आप बिना सैनिक शासन के नहीं रख सकते थे, क्योंकि उसमें बहुत विद्रोह हो रहे थे, आंतरिक विद्रोह हो रहे थे, इसके खुद के परिवार लोग विद्रोह कर रहे थे। इसके कारण जो है बीज बो दिया कि हाँ चलो अब ये मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, अखंड भारत है, अब यहाँ से आपका टूटता चला जाएगा, बहुत सारे राजवंश मिलेंगे आपको, आते चले जाएंगे, बाद में हम लोग अभी देखेंगे। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति लगाव आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विघटन का कारण साबित हो गया। ये पूरा मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया धीरे आगे जाते जाते। सबसे महान ये अशोक ही था। अशोक के उत्तराधिकारी में उतना दम नहीं था, क्योंकि अशोक के जो पिता थे वो भी बहुत शक्तिशाली थे, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य। एक ये मतलब अच्छा शासन चल रहा था, मजबूत शासन व्यवस्था चल रही थी, लेकिन अशोक जो है खुद धार्मिक हो गया, तो इसके जो उत्तराधिकारी थे उतने ज़्यादा वो कारगर रहे भी नहीं, और वो अपना अंतिम चरण पतन की ओर चलता गया। अशोक ने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। चक्रवर्ती सम्राट की परिभाषा चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलती है। चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरा क्या है, चाणक्य के अनुसार हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भूभाग चक्रवर्ती राजा का शासन होता था। चक्रवर्ती सम्राट का सबसे पहले उपाधि किसने धारण की थी? अशोक। बाद में बहुत सारे राजा आएंगे जो चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण करेंगे। मतलब इसका कहने का मतलब था कि संपूर्ण क्षेत्र का हम राजा हैं। चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण की थी। ये कौन बोलते हैं? चाणक्य के अर्थशास्त्र में। अच्छा, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कभी भी आप अर्थव्यवस्था से नहीं मानेंगे, इसका संबंध है राजनीति से। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो ये राजनीति से संबंध है इसका। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था से नहीं मानना, टिक नहीं करना। भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। अच्छा, इससे पहले भी चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि कौन धारण कर चुके थे? भरत हम लोग पढ़े थे, कुरु क्षेत्र के बारे में जब पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़े थे, महाभारत के समय भरत आए थे। तो ये पहले चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि भरत धारण किए थे, उसके बाद ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक बने। देखिए अशोक की उपाधियों के बारे में कुछ क्या क्या उपाधि धारण किए थे। ये अशोक उपाधि है, ये कहाँ स्रोत? मास्की लघु शिलालेख। लघु शिलालेख मतलब पत्थर पे लिखा हुआ, छोटा, लघु मतलब छोटे पत्थर पे लिखा हुआ होगा, ये मास्की जगह है। मास्की शिलालेख में उपाधि अशोक मिलता है। और देखिए देवनाम पीरियस या अशोक राजा, ये गुर्जरा लघु शिलालेख में हम लोग को प्राप्त होता है। अशोक मौर्य, ये बिल्कुल क्या होंगे, ये सत्य होंगे, ये क्योंकि ये शिलालेख अशोक के द्वारा बनाए गए, तो इसमें विवाद की स्थिति नहीं है। अशोक मौर्य नाम मिलता है कहाँ? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। प्रियदर्शी, ये बराबर गुहा अभिलेख बिहार में है, ये यहाँ पे मिलता है प्रियदर्शी नाम। प्रियदर्शी राजा मगध, ये भाबरू बैराट लघु शिलालेख में मिलता है। फिर इसका नाम प्रियदर्शी राजा, ये कंधार वृहद शिलालेख, बड़ा शिलालेख, दीपवंश और महावंश के अनुसार भी इसका नाम था। कंधार मतलब उधर अफगानिस्तान तरफ वाला एरिया। अशोकवर्धन, ये पुराण में उनका अशोकवर्धन मिलता है। राजा अशोक, ये नेटूर का लघु शिलालेख में मिलता है। और राजा अशोक देवनामपीरी उधोलम लघु शिलालेख। देखिए इसमें आप एक मास्की देखेंगे, ये अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है मास्की लघु शिलालेख में। देवनामपीरी गुर्जरा, ये भी याद रखें, गुर्जरा लघु शिलालेख। और एक प्रियदर्शन, ये देखिए प्रियदर्शी राजा, ये बराबर गुहा अभिलेख, ये जूनागढ़ वाला भी आप अशोक मौर्य याद रखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये पुराण वाला तो बिल्कुल याद रखेंगे, अशोक का नाम अशोकवर्धन कहाँ मिलता है, तो पुराण में मिलता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब अशोक जो है अपना जो सैनिक व्यवस्था तो ये ठप कर चुका है, सैन्य शासन। अब ये क्या होगा, ये अशोक का धर्म देखिए ये क्या कर रहा है। मौर्य काल में नास्तिक धर्मों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई, नास्तिक लोगों में, जिसकी ब्राह्मण धर्म में कठोर प्रतिक्रिया हुई। परिणाम स्वरूप सामाजिक वातावरण तनावपूर्ण था। इस तनाव को अशोक ने धम्म से भरने की घोषणा की। धम्म मतलब इसका क्या था? धम्म घोष। ये धम्म इसका कहने का मतलब था कि सभी धर्मों का सार, सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को लेकर इन्होंने धम्म की स्थापना की थी। हालांकि धम्म में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था? बौद्ध धर्म का था, इसलिए ब्राह्मण लोग जो है इससे चिढ़े हुए भी थे एक तरह से। धम्म ये बोला था, धम्म की स्थापना किया था कि सभी धर्मों का सार होगा इसमें, लेकिन ऐसा था नहीं, बौद्ध धर्म का प्रभाव ज्यादा था। तो क्या हुआ, मौर्य काल में नास्तिक धर्म में लोकप्रियता वृद्धि हुई, जैसे ब्राह्मण धर्म में कठोर प्रतिक्रिया हुई, ब्राह्मण धर्म में विरोध कर रहा था। परिणाम स्वरूप सामाजिक वातावरण तनावपूर्ण हुआ और तनाव को अशोक ने धम्म से भरने की घोषित की। ब्राह्मण इससे बहुत क्रोधित थे। अशोक का धम्म सभी धर्मों का मिश्रण है। धम्म की परिभाषा अशोक ने अपने 7वें स्तंभ लेख में दिया है, स्तंभ लेख में दिया हुआ है, जिसमें उसने
उसने अपने धर्म की परिभाषा सामान्यतः राहुलोवाद सुत से ली है, राहुलवाद सुत से ली है। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। अशोक ने अपने प्रथम लघु शिलालेख रूपनाथ में स्वयं को बुद्ध का शाक्य से संबोधित किया। स्वयं को क्या किया? बुद्ध शाक्य से संबोधित किया है, मतलब ये बौद्ध धर्म का ही एक तरह से प्रचार कर रहा है। अपने प्रथम लघु शिलालेख में क्या किया? स्वयं को बुद्ध शाक्य से संबोधित किया। अपने सिंहासन रोहण के 12वें वर्ष अशोक ने निगाली सागर की धर्म यात्रा की। वहां उसने कनक मुनि के स्तूप का विस्तार किया। क्या किया? निगाली सागर के धर्म की यात्रा की 12वें वर्ष में, और वहां उन्हें कनक मुनि का स्तूप का विस्तार किया। अब देखिए, कनक मुनि भी क्या थे? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। अब यहाँ पे बात को समझिए, 12वें वर्ष की बात है। 8वें वर्ष में उन्होंने क्या किया? कलिंग युद्ध किया। उसके 8वें वर्ष के बाद 2.5 साल के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अब वो धार्मिक यात्रा पे निकले हुए हैं। तो निगाली सागर गया, वहाँ कनक मुनि के स्तूप का विस्तार कराया। अब इसका काम वगैरह ही अलग हो गया है। एक राजा का जो काम था वो अपने प्रजा का देखभाल करना और पूरा साम्राज्य का विस्तार करना, वो सारा खत्म हो चुका है। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए 13वें वर्ष में नए अधिकारी धम्म महामात्र की नियुक्ति की। अब सारा काम इसका सिर्फ धार्मिक से है रिलेटेड। धर्म के प्रचार के लिए 13वें वर्ष में एक धम्म महामात्र की नियुक्ति की, धर्म का प्रचार किया जाए। अशोक ने अपने अधिकारियों जैसे युक्तों, राजुकों, प्रादेशिकों को प्रति 5वें वर्ष के अंतराल पर धम्म यात्रा के लिए निकलने के आदेश जारी किया कि जाओ, घूमो, देखो लोगों में क्या समस्याएं हैं। हर एक 5वें वर्ष लोगों को जाना था। ठीक है, अपने अधिकारियों वगैरह जो भी अधिकारी पहले उसको मदद करते थे, साम्राज्य के साथ कैसे कूटनीतिक संबंध बनाए, दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंध कैसे बनाए, कैसे किनसे लड़ाई करना, वो सारे को भेज दिया कि तुम लोग जाओ धर्म का प्रचार करो। उसने धर्म में अहिंसा, बड़ों का सम्मान, पशुवध पर रोक, सभी संप्रदायों में सहिष्णुता, खिले उत्सवों एवं कर्मकांडों पर रोक, ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति उदारता आदि शामिल थे। जब कर्मकांडों पर अगर रोक किया है तो ब्राह्मणों के एवं श्रमणों के प्रति उदारता जो है, ये तो खैर एक ब्राह्मणों के लिए दिखावा था कि जब ब्राह्मण में बहुत सारे यज्ञ वगैरह कर्मकांड तो थे ही ब्राह्मण धर्म में, तो कर्मकांडों पर रोक लगा दिया। ये अशोक ने मोगलीपुत्तिश के साथ बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की। अशोक ने लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा के वहाँ भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 लुम्बिनी, कहाँ पे? नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में है ना, जहाँ पे क्या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो अशोक ने मोगलीपुत्तिश के साथ क्या किया? बौद्ध तीर्थ स्थलों, मोगलीपुत्तिश नाम याद रखिएगा, बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहे थे। और लुम्बिनी में तीर्थ यात्रा के बाद वहाँ जब तीर्थ यात्रा पे गए तो क्या किया? वहाँ का भू राजस्व दर को घटाकर 1/8 कर दी। उसने बलि को तीर्थ यात्रा कर बोलते थे, धार्मिक कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, मतलब किसी तरह का धार्मिक कर अब नहीं देना है। ये था अशोक का धर्म का नीति। अशोक के आंतरिक नीति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। आंतरिक नीति जो अपना साम्राज्य को चलाने के लिए कर रहा था, उसमें बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, ये देखते हैं हम लोग। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, बिल्कुल अपनाया था। ये भिक्षु बन गए थे, बिल्कुल बन गए थे। बौद्धों को उपहार दिया और बौद्ध धर्मस्थलों की तीर्थ यात्राएं की, मतलब कि बौद्धों को उपहार दिया, जगह जगह पे सराय बनवाना, आश्रम करने के लिए जगह बनाना और उन लोगों का कर वगैरह घटा देना, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देना, तो बहुत सारा उपहार दिया और बौद्ध धर्मस्थलों की तीर्थ यात्राएं की। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष ये मोगलीपुत्तिश, जिसके साथ इन्होंने बौद्ध यात्रा की थी, ये क्या थे? तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। के प्रभाव से अशोक पूर्णतः बौद्ध हो गया। मतलब पहले तो ये उपगुप्त से प्रभावित हुआ था, उपगुप्त इनके पहले शिष्य थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। लेकिन तृतीय बौद्ध संगति जो अशोक के शासनकाल में हुआ था, मोगलीपुत्तिश इसके अध्यक्ष थे, इसके प्रभाव में आकर पूर्णतः ये बौद्ध बन गए। पूर्णतः क्या हो गए? बौद्ध बन गए। ठीक है, 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई इस संगति का अशोक के अभिलेखों में कहीं जिक्र में नहीं है। मतलब इस संगति का अशोक के अभिलेखों में कहीं जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी अशोक के शासनकाल में। उनके अभिलेखों में वर्णित धम्म यात्राओं में उनके द्वारा किए गए बौद्ध मंदिर यात्राओं का भी उल्लेख मिलता है। मतलब उनके अभिलेखों, मतलब अभिलेख समझ रहे हैं आप, बड़े बड़े शिलापट वगैरह लिखवाना, ये अभी भी चल ही रहा है। इस मंत्री ने ये कार्य किया, उस मंत्री ने वो कार्य किया, ये किया, वो किया, वो आप समझ रहे हैं क्या अभिलेख। तो उनके अभिलेखों में वर्णित धम्म यात्राओं में उनके द्वारा किए गए बौद्ध मंदिर यात्राओं का भी उल्लेख मिलता है। अभी हम लोगों को कैसे पता चलता है? हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि फलना मंत्री के द्वारा इस रोड का उद्घाटन किया गया, तो हम लोग को समझ में आता है कि आदमी जो था परिवहन मंत्री था, ये मंत्री था, उन्होंने किया। इसी तरह अभिलेखों को पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलता है, अशोक के अभिलेखों को, कि धम्म यात्राओं के द्वारा उनके द्वारा किए गए बौद्ध मंदिर यात्राओं का भी उल्लेख मिलता है। जो जो लिखा हुआ है वो हम लोग को साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। अशोक ने तीसरे बौद्ध परिषद संगति का आयोजन किया, जिसमें अध्यक्ष, ये तो देख लिया, मोगलीपुत्तिश के प्रभाव पूर्णतः बौद्ध बन गए। ठीक है, अशोक ने न केवल दक्षिण भारत बल्कि श्रीलंका, म्यांमार तो अन्य देशों में लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के लिए अपने प्रचारक भेजे। देखिए, प्रचारक को भेज रहा है सब जगह, सारे अगल बगल के देश में, श्रीलंका भेज रहा है, म्यांमार भेज रहा है, और भी जो उसके एरिया के आसपास जो थे सभी में वो चाह रहा था कि बौद्ध धर्म का प्रचार हो।
देखिए महेंद्र और सिंहमंत्रा तो ये उनके तो पुत्र और पुत्री ही थी, ये लोग को श्रीलंका भेज दिया कि जाओ प्रचार करो। महादेव नाम का धर्म प्रचारक, उसको महिष मंडल मैसूर कर्नाटक भेजा। सोन और उत्तरा जो था सुवर्ण भूमि, इसको भेजा। महाधर्म रक्षित, इसको महाराष्ट्र भेज दिया गया कि वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए। मजंतिक को कश्मीर व गंधार भेजा। रक्षित, रक्षित को कहाँ भेजा? रक्षित, ये एक मिनट, रक्षित, रक्षित को कहाँ भेजा? कर्नाटक, वनवासी कर्नाटक भेजा। धर्म रक्षित, इसको अपरातक भेजा है। महारक्षित, इसको यवन देश भेज दिया, बताइए विदेश भेज दिया। मच्छिम को हिमालय देश भेजा, कि इन लोग को सबको भेजा कि जाओ तुम बौद्ध धर्म का प्रचार करो। मतलब बौद्ध धर्म का एकदम पूरा कट्टर अनुयायी ये बन गया था अशोक। अशोक ने धम्म महामात्रों को महिला सहित विभिन्न सामाजिक समूहों में धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया और अपने साम्राज्य में न्याय लागू करने के लिए राजुका नियुक्त किए। देखिए अब इसका सारा काम आप देखिए सिर्फ धर्म से रिलेटेड हो रहा है कलिंग युद्ध के बाद। अशोक ने धम्म महामात्रों को महिला सहित विभिन्न सामाजिक समूहों में धर्म प्रचार के लिए नियुक्त किया। धम्म महामात्र नियुक्त किए कि आप लोग धर्म का प्रचार कीजिए, महिला वगैरह सभी के पास। और अपने साम्राज्य में न्याय लागू करने के लिए राजुका नियुक्त किया, अपना साम्राज्य में सभी के प्रति न्याय हो, इसलिए राजुका नामक पदाधिकारी वो नियुक्त किया। अशोक अनुष्ठानों को नहीं मानते थे, पहले भी हम लोग देख लिए, कर्मकांड वगैरह को रोकना चाह रहा था। विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले जो भी अनुष्ठान थे उसको बिल्कुल नहीं मानता था। उसने अनेक पशु पक्षियों की हत्या पर रोक लगा दी और पशु बलि को भी मना कर दिया। पशु बलि को मना कर दिया तो हम लोग अभी देखते आ रहे हैं कि ब्राह्मण जो धर्म था उसमें ये पशु बलि वगैरह और फिर अनुष्ठान वगैरह ये तो इसके मुख्य पाठ ही थे। तो ये ब्राह्मण इससे बहुत क्रोधित हो गए एक्चुअली, और यही कारण बना बाद में कि आप इसके बाद देखेंगे कि शुंग वंश आ गया। इसके बाद जो है शुंग वंश आएगा, तो शुंग वंश भी क्या ब्राह्मण था। इस तरह से ब्राह्मण जो है ब्राह्मण प्रभाव में आने लगे, ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो गया और इसके बाद जो है ब्राह्मण का प्रभाव बढ़ेगा। उसने ऐसे सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें लोग अति आनंदोन्माद में लिप्त रहते हैं, वो सारे प्रतिबंध पर रोक लगा दी। मतलब ज़्यादा आनंदित जो भी तरह का कोई भी कार्यक्रम जिसमें ज़्यादा आनंदित लोग रहते हैं वो बंद करा दिया। हालांकि अशोक का धर्म संकीर्ण नहीं था, उसका उपदेश था कि लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करना चाहिए और दासों एवं नौकरों पर दया करनी चाहिए। ये इसका सिद्धांत हालांकि अच्छा था, लेकिन उस समय के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत सारे नकारात्मक चीज़ों को भी जन्म दे रहा था। कार्य, क्या क्या कार्य किए ये? पहली बार अशोक ने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया, कट्टर बौद्ध समर्थक अशोक। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों पर अजीवक संप्रदाय के साधकों के लिए 4 गुफाएं बनाई। बराबर पहाड़ी बिहार में ही है। अजीवक संप्रदाय के साधकों के लिए 4 गुफाएं बनाई जिनका नाम सुदामा, कर्ण, विश्व झोपड़ी और चौपार था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4, ये बनाया था बराबर की पहाड़ियों पर जो बिहार में स्थित है। आजीवक संप्रदाय के साधकों 4 गुफा बनाया था, जो वैसे साधक जो जाकर यहाँ पे यज्ञ मतलब तपस्या वगैरह करते थे। उसका नाम रखा गया सुदामा, कर्ण, विश्व झोपड़ी और चौपार। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। बताइए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए स्तूप का निर्माण कराया, जिसमें प्रख्यात क्या है? सांची स्तूप। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? अशोक ने। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं सांची स्तूप का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ, अशोक कैसे कलिंग युद्ध के बाद पूर्णतः परिवर्तित हो गया। अब आगे देखिए अशोक के उत्तराधिकारी जो भी आएंगे उतने बड़े साम्राज्य को संभालने की किसी में कैपेसिटी नहीं। तिवर, देखिए कुणाल, धविवर्धन व जालौक अशोक के पुत्र थे। संघमित्रा के अलावा उसकी चारुमती नामक पुत्री भी थी। देखिए संघमित्रा को कहाँ भेज दिया था कि जाओ तुम श्रीलंका में धर्म प्रचार करो, यहाँ तुम्हारा। और यहाँ पे चारुमती भी उनकी पुत्री। चारुमती का विवाह नेपाल के क्षत्रिय देवपाल से हुआ। ये चारुमती का जो विवाह था वो नेपाल के क्षत्रिय थे देवपाल, उनके साथ उसका शादी करवा दिया। चलिए ठीक है, आगे संघमित्रा और महेंद्र को भेज दिया श्रीलंका, जाओ प्रचार करो। पुराणों के अनुसार देखिए कौन कौन बन रहे हैं इनके अशोक के उत्तराधिकारी। देखिए तिवर भी है, कुणाल भी है, जौलक भी है और महेंद्र तो प्रचार करने चल गया। ये लोग उसके पुत्र थे। तो पुराणों के अनुसार ऐसा बोला जाता है। देखिए इतिहास, कुणाल, बंधुपलित, इंद्रपलित, ऐसा मतलब ये पुराणों के अनुसार ये उनके उत्तराधिकारी हैं। कुणाल तो इनका पुत्र ही था। बंधुपलित कुणाल का पुत्र हुआ। फिर इंद्रपलित था बंधुपलित का भाई। दशोन, ये बंधुपलित का पौत्र था। दशरथ, ये अशोक का पुत्र था। संप्रति, ये दशरथ का पुत्र था। शालिशुक, ये देववर्मा। शतधनुष, देवधर्मन का पुत्र। अब वृद्धरथ, ये तो अनशिन था सकता है। ये पुराणों के अनुसार ये बोला जाता है, ये पुराण के अनुसार है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये दिव्य वदान के अनुसार ये क्या बोलते हैं? पहले कुणाल था, कुणाल के बाद संप्रति आया जो कुणाल का पुत्र था। फिर बृहस्पति आया जो संप्रति का पुत्र था। फिर वृषसेन आया जो बृहस्पति का पुत्र था। फिर पुष्यवर्धन आया जो वृषसेन का पुत्र था। फिर पुष्यमित्र आया जो पुष्यवर्धन का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग, यही शुंग वंश का शासन स्टार्ट होता है यहाँ से, पुष्यमित्र शुंग।
हालांकि ये दिव्य वदान के अनुसार है, ये पुराणों के अनुसार है, ठीक है। हालांकि इसमें विरोधाभास है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन किनका किनका इतिहास में जिक्र है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन इसके उत्तराधिकारी बने। हालांकि किसी में इतनी क्षमता नहीं थी, इतिहास भी सिर्फ वही लोगों को याद रखता है जो कुछ कारनामे करते हैं। इतना ये विवादास्पद है, मतलब लोगों का काम जो है बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक नहीं था जिसको याद रखा जाए। अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्रों में कुणाल को गद्दी प्राप्त हुई। देखिए कुणाल के बारे में तो दोनों बोला है कि यहाँ भी कुणाल बोला गया और यहाँ भी कुणाल बोला गया, ठीक है भाई, कुणाल तो आया। अशोक का मृत्यु हुआ, कुणाल को गद्दी प्राप्त हुई। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में कुणाल को विवर्धन, दिव्य वदान तथा सुयशस, विष्णु और भगवत पुराण भी कहा गया। ये इसका नाम ही था, विवर्धन और सुयशस। मतलब सुयशस बोला गया है विष्णु और भगवत पुराण में, और विवर्धन बोला गया दिव्य वदान, ठीक है। कुणाल के अंधा होने के कारण देखिए ये भी बना पुत्र तो ये अंधा, ऐसे तो साम्राज्य है टेंशन में, अब पुत्र भी जो राजा बन रहा वो भी अंधा है। मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के नियंत्रण में था। मतलब ये कुणाल अंधा था, उसका पुत्र था संप्रति, और उसके नियंत्रण में मगध का प्रशासन था। अब बताइए इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए बौद्ध व जैन ग्रंथों में संप्रति को ही अशोक का उत्तराधिकारी माना गया, कुणाल को नहीं माना गया कि ये तो अंधा था, इसको क्या ही समझ में आएगा, ठीक है। तो संप्रति मतलब उतना बड़े साम्राज्य को संभाल पाना उस समय ये पॉसिबल नहीं था, तो संप्रति को माने हैं उत्तराधिकारी। कौन? तो बौद्ध और जैन ग्रंथ। फिर जौलक, जौलक भी इसका पुत्र था। अब जौलक क्या है? कलहन की राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसकी पुस्तक? कलहन की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में देखने मिलेगा आप लोग को। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का स्वतंत्र शासक अशोक का पुत्र जौलक था, जिसने श्रीनगर में बसाया। अब देखिए यहाँ मगध साम्राज्य, बिहार, पाटलिपुत्र लोग का राजधानी हुआ करता था। ये बंदा जो है अशोक का पुत्र जौलक, वो चला गया कश्मीर, और कश्मीर में वो श्रीनगर बसाया और खुद को सबसे अलग कर लिया। ये वहाँ पे कश्मीर को बिल्कुल स्वतंत्र कर लिया मगध साम्राज्य से, मौर्य साम्राज्य से एकदम अलग। कुणाल के शासनकाल में पश्चिमोत्तर सीमा पर यवनों के आक्रमण होने लगे, जिसे रोकने के लिए अशोक के द्वितीय पुत्र जौलक को भेजा गया। मतलब ये कुणाल का शासन, जो ये अभी पढ़े हम लोग, कुणाल जो अंदर था ये अशोक के बाद बना। अब इसका जब शासन था तो उस समय क्या होगा, यवन का आक्रमण होना ही है, साम्राज्य कमजोर हो रहा है, विदेशी आक्रमण होंगे, ये पहले भी होते आ रहे हैं। सिकंदर पहले आक्रमण कर चुका है, सेलूकस भी आक्रमण कर चुका है, तो ये यवन का आक्रमण होने लगा। वो लोग तो यही फिराक में था कैसे सत्ता कमजोर हो। हालांकि इसको रोकने के लिए जौलक गया, और जौलक आक्रमण रोकने में सफल भी रहा, परंतु उसने क्या किया, कश्मीर को साम्राज्य से अलग स्वतंत्र कर दिया। मतलब ये टूट फूट वाला सीन स्टार्ट हो गया। अब कश्मीर उसका खुद का पुत्र जो है, अशोक का खुद का पुत्र, वही जो है साम्राज्य को दो भाग में तोड़ चुका है, कश्मीर जो है अलग कर चुका पूरे साम्राज्य से, मौर्य साम्राज्य से, और वहाँ शासन करने लगा। कुणाल के पश्चात मौर्य साम्राज्य पश्चिम और पूर्वी दो भागों में बंट गया, बिल्कुल बंट गया। उधर जाके जौलक कर रहा है, इधर ये कर रहा है, मतलब टूट फूट वाला हिसाब किताब अब आप स्टार्ट हो गया, और आगे बहुत देखेंगे आप, बहुत टूट फूट होना है। विभाजित हो गया। पश्चिम भाग पर संप्रति का शासन था, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, जबकि पूर्वी भाग पर दशरथ अशोक का पुत्र का शासन था, जिसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। दो भाग में बांट चुका है ये पहले ही। कुणाल के पश्चात, कुणाल के मरने के बाद दो भाग में बंट गया, पश्चिम और पूर्वी। पश्चिमी में कौन था? संप्रति था, जो कुणाल का पुत्र था, इसका शासन था, राजधानी उज्जैनी बना के रखा हुआ था। और पूर्वी भाग पर दशरथ था, जो अशोक का पोता था, और वो इसकी राजधानी अपना बना के रखा था, ये पाटलिपुत्र। ये स्टार्ट हो गया घर का भेदी लंका ढाई वाला काम। अब धीरे धीरे बर्बाद हो गया पूरा मगध मौर्य साम्राज्य। अब दशरथ देखिए 224 से 216 ईसा पूर्व। वायु पुराण के अनुसार कुणाल के बाद उसका पुत्र बंधुपलित, वायु पुराण के अनुसार हम लोग पढ़े हैं कि कुणाल के बाद उसका पुत्र जो बंधुपलित राजा बना, लेकिन मत्स्य पुराण के अनुसार दशरथ राजा बना। इसमें भी अभी विरोधाभास है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि दशरथ का क्या हम लोग को मिलता है, कहाँ पे इनका वर्णन मिलता है। दशरथ के अभिलेख नागार्जुनम पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी गया, मतलब बिहार में, जहाँ पे चार ये झोपड़ी बनाया था जीवक संप्रदायों के लिए अशोक, वही बराबर पहाड़ी की बात हो रही है बिहार की। इसके अभिलेख मिलते हैं नागार्जुनी पहाड़ी, बराबर पहाड़ी से बिहार से प्राप्त हुए। उसने पितामह अशोक के समान ही देवनाम पीरी की उपाधि धारण की। पितामह अपने दादा के अनुसार ही देवनाम पीरी की उपाधि इन्होंने भी धारण किया था, दशरथ जो इनका पोता था। दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ी में लोमस ऋषि की गुफा एवं गोपिका गुफा, दो गुफाएं अजीकों को दान में दी। मतलब ये भी अपने पिता के जैसा वो चार बनाए थे वहाँ पे आश्रम। ये भी क्या किया, लोमस ऋषि की गुफा और गोपिका गुफा, दो गुफाएं जो थी अजीकों को दान में दिया कि इसमें आप लोग अपना साधना वगैरह तपस्या वगैरह कीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संप्रति 216 से 207 ईसा पूर्व में। ये क्या कर रहा है, अशोक के उत्तराधिकारियों में संप्रति जो था सबसे योग्य शासक साबित हुआ। ये इसके पिता जब कुणाल शासन कर रहे थे उस समय से ये राजपाट देख रहा है, तो ये थोड़ा सा होगा समझदार, ये सबसे योग्य शासक साबित हुआ। संप्रति ने अपने पिता कुणाल तथा दशरथ के शासनकाल में ही राज का महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका था, बिल्कुल निभा चुका था। संप्रति जैन मतानुयायी था। संप्रति ने जैन तीर्थंकरों के हजारों मंदिरों का निर्माण कराया। अब देखिए ये संप्रति जो है, एक तरह से संप्रति कौन हो गया, अशोक इसके दादा हो गए, वो बौद्ध धर्म के थे, और ये जैन तीर्थंकरों के हजारों मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने सुहासिनी मुनि के प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था।
ये क्या किया था, ये किसके प्रभाव में आया था, सुहासिन मुनि के प्रभाव में आया था और जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। अपने अंत समय में देखिए ये भी अपने चंद्रगुप्त मौर्य जो परदादा को दादा लगेंगे वो दादा परदादा ऐसा कुछ जो भी रिश्ता होगा संप्रति का, चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ये भी श्रवण बेलगोला गया और संलेखना विधि से प्राण त्याग दिया। चलिए ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में, संप्रति के बारे में। हालांकि सबसे योग्य अधिकारी था, अपने पापा के समय पे वो कुछ कुछ राजकाज संभाल चुका है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप पेशेंस के साथ देखेंगे, आप सारे लिंक को जोड़ के और बिल्कुल माइंड में सेट करते हुए चलेंगे, बार बार पढ़ने से बचें। देखिए शालीशुक, अब क्या है, शालीशुक जो है 207 से 206 ईसा पूर्व। देखिए ये कब तक किया, एक बार देख लेते हैं। 216 से 207 ईसा पूर्व में संप्रति किया। संप्रति के बाद देखिए ये शालीशुक आ गया, 1 साल का इसका है। संप्रति के बाद शालीशुक या शालीशुक राजा बना, शालीशक या शालीशुक। उसका दूसरा नाम बृहस्पति भी थे, बृहस्पति जो नाम हम लोग वायु पुराण के अनुसार पढ़ रहे थे, अब एक बार फिर से स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, उसका दूसरा नाम बृहस्पति भी मिलता है। वह संप्रति का क्या था, पुत्र था, मतलब कुणाल का पुत्र संप्रति, या संप्रति का पुत्र है ये शालीशक। उसे शुभ गसेन उपाधि धारण की। शालीशुक को गार्गी संहिता में अधार्मिक, देखिए ये तो और खतरनाक है, बेकार आदमी है, अधार्मिक है, धूर्त है, झगड़ालू है तथा यज्ञों का अनुष्ठान रोकने वाला कहा गया। सारी बुरी आदतें इसमें है। इसके समय में साम्राज्य क्या संभलना है इससे। उसके शासनकाल में साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति व्याप्त हो गई, बिल्कुल हो जाएगी। इस व्यवस्था का लाभ उठाकर राजकुमार वृषसेन ने सामान्य को उत्तर पश्चिम भाग में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लिया। मतलब ये कोई राजकुमार था वृषसेन, वो क्या किया, उत्तर पश्चिम भाग में एक स्वतंत्र राजा बना लिया कि ठीक है, अब जब कोई केंद्रीय पावर मजबूत था ही नहीं तो सब अपना अपना अलग होंगे। इसी समय उत्तर पश्चिम सीमा पर यवनों ने एंटियोकस के नेतृत्व में हमला कर दिया, बिल्कुल करेगा। गार्गी संहिता के अनुसार यवनों ने मथुरा, पंचाल व साकेत पर अधिकार कर लिया। बताइए, ये हमारा अखंड भारत जो था धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। अन्य उत्तराधिकारी देखिए कौन हुए, शालूशक के पास देववर्मा आए, सद्धनुष आए, बृहद्रव आए। क्रमवार शासक हुए। देववर्मा के समय में ही बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान वाला एरिया के यवन शासक डिपेट्रियस ने 200 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर उत्तर के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। पूरा खिचड़ी बन जाएगा, बहुत सारे शासन हो जाएंगे, इधर उधर कुछ स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी जो मौर्य साम्राज्य हम लोग एक छत्र पढ़ रहे थे वो अब खत्म होते चला जाएगा। और इतिहास में आपको बहुत सारे पॉइंट अब याद करने पड़ेंगे, लेकिन लिंक आप करते चलेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धश्व जो 191 से 187 ईसा पूर्व था, वह एक अयोग्य शासक साबित हुआ। वह सारा समय भोग विलास में एकदम आराम से, बाप दादा का संपत्ति मिला था, वो भोग विलास में अपना समय बिता रहा था। इसका लाभ उठाकर वृद्धरथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और सत्ता प्राप्त कर लिया। मौर्य साम्राज्य आपका खत्म हो गया। ये था मौर्य साम्राज्य, खत्म कर दिया पुष्यमित्र शुंग, उसी का सेनापति था वृद्धरथ का। ये अपना भोग विलास कर रहा है, ये अपना, और ये प्रधान की कैसा था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण वंशी। अब इसके पश्चात मगध पर मौर्यों के शासन पर ब्राह्मणीय वंश शुंग का प्रारंभ हो गया। अब इसके बारे में तो खैर हम आगे देखेंगे, और साम्राज्य पतन के कारण देख लेते हैं कुछ कुछ। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा स्पीड में पढ़ देते हैं। अशोक के पहले सौ धर्म का उपासक था, बिल्कुल देखे, परंतु कलिंग उसके उपरांत उसने बौद्ध धर्म अपना लिया, पता है हम लोगों को। फलस्वरूप उसने पशु पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, बिल्कुल पता है, और महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाले अनुष्ठानों की निंदा की, ये किया है। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के बलि विरोध। अब इसके कारण जो क्या होगा, ब्राह्मण जो है अनुष्ठान वगैरह आप रोक दिए तो ब्राह्मण जो तो है इस आपसे क्रोधित होंगे ही। अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के बलि विरोध के अनुपालन में ने ब्राह्मणों की आय को प्रभावित किया। अब बताइए, बलि प्रथा रोक दिया, अब यहाँ पे ब्राह्मण क्या करेंगे, वहाँ पे जाकर पूजा पाठ बलि वगैरह होता था तो इन लोग को बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होता था दान दक्षिणा के रूप में, लेकिन वो रोक दिया। अब इससे वो लोग क्रोधित हो गया भाई। ग्रामीण इलाकों को नियंत्रित करने तथा वहाँ व्यवहार क्षमता और दंड क्षमता लागू करने के लिए अराजकों को नियुक्त किया, मतलब समान न्याय के लिए राजकों नामक अधिकारी को नियुक्त किया। इसका तात्पर्य था कि सभी वर्गों के लिए समान अपराध के लिए समान दंड, जबकि ऐसा था नहीं, कर्म का सिद्धांत चल रहा था। यहाँ पे ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बटे हुए थे, लेकिन ये बोल दिया नहीं, सभी के लिए समान कानून। ब्राह्मण पूरा गुस्सा, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा संकलित धर्मशास्त्रों में वर्ण आधार पर इसमें काफी भेदभाव था, इसलिए अशोक की नीति ने ब्राह्मणों को नाराज किया। बोला, अशोक का नीति बोला आप जो है उल्टा पलटा कानून ला रहे हैं, और इसका ब्राह्मण ही अंश कर देता है मौर्य साम्राज्य का। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कुछ अन्य साम्राज्य पर ब्राह्मणों ने शासन किया। शुंग, कन्नौज, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य प्रदेश और पूर्व की ओर शासन किया, वो क्या थे, सारे ब्राह्मण थे। इसी तरह सातवाहनों ने, जिसने दक्षिण पश्चिम दक्कन और आंध्र में साम्राज्यों की स्थापना की, ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद ब्राह्मण साम्राज्य आ रहा है, क्योंकि अशोक का धम्म नीति जो था ये बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। शुंग वंश, कन्नौज वंश सारे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को धैर्य रखना है। इन ब्राह्मण राजवंशों ने वैदिक यज्ञ को पुनः प्रारंभ किया, जो अशोक द्वारा उपेक्षित कर दिया था। ब्राह्मण राजवंश आया, फिर वैदिक यज्ञ वगैरह कर्मकांड अनुष्ठान फिर होने लगे। वित्तीय संकट क्या हो गया, मौर्य साम्राज्य अपने काल में सबसे विशालकाय साम्राज्य था, बिल्कुल था। प्राचीन समय में मौर्य के पास सबसे बड़ी सेना और अधिकारियों की सबसे बड़ा संगठन था।
फलतः इनके संचालन के लिए मौर्य साम्राज्य वित्तीय संकट पैदा कर दिया। अब मौर्य साम्राज्य वित्तीय संकट तो पैदा हो ही जाएगा, आप टैक्स रोक दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, कर घटा दे रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कोई धन नहीं लूट रहे हैं, तो आपके पास पैसा तो होगा नहीं, आप साम्राज्य को संभाल कहाँ से पाओगे। ठीक है, अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को बहुत दान दिए और ऊपर से अब दान दिए जा रहे हो, जिसका असर शाही खजाने पर पड़ा। अंत में इन खर्चों के निर्वहन के लिए सोने की मूर्तियों को पिघलाने के लिए बाद हुआ, जितना सोना चांदी का मूर्ति पिघलाओ भाई और दान दो, ये सब था। तो वित्तीय संकट, पैसा कौड़ी नहीं रहेगा, तो ऐसे भी साम्राज्य स्थिर नहीं रहने वाला। चीन की महान दीवार तथा विदेशी आक्रमण, देखिए ये भी एक कारण बना है साम्राज्य पतन का। अब क्या हुआ, अशोक मुख्यतः देश विदेश में धर्म प्रचार में व्यस्त रहते थे, इनका तो काम हो गया था कि भाई हम धर्म प्रचार करेंगे। कलिंग युद्ध के बाद कोई काम धाम था नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ। उत्तर पश्चिम सीमा तरफ उधर से जितना भी अफगानिस्तान, बैक्टीरिया, यमन के शासक आ रहे हैं, दरों की सुरक्षा पर ध्यान देने में असमर्थ। वहाँ पे ध्यान कौन देने जाएगा, कौन सैनिक को बोलेगा वहाँ रोकना जी, लड़ाई झगड़ा होगा तो। इनको तो धर्म पे सिर्फ लग गए। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसी समय क्या किया, चीन जो है, चीन अपना चालाकी दिखाया कि उधर से जो भी आक्रमण होगा वो चीन में अपना सुरक्षा के लिए उसे इसमें चीन दीवार बना दिया, विशाल दीवार, चीन की महान दीवार। उधर चीन की महान दीवार था तो लोग जो है भारत की तरफ आक्रमण करने और तेजी से आए। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य एशिया, सीथियन निरंतर बढ़ रहे थे। मध्य एशिया में उधर ही का एरिया, अफगानिस्तान, ईरान, उधर तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया, सीथियन निरंतर बढ़ रहे थे। वे चीन और भारत में स्थापित साम्राज्य के लिए खतरे घंटे थे। चीन में अलग साम्राज्य, भारत में अलग साम्राज्य था, दोनों के लिए खतरे घंटे थे, क्योंकि लड़ाई तो होगा ही। अभी भी विश्व युद्ध या जिस तरह का युद्ध हमेशा शुरू से चलते आ रहा है, ये तो लड़ाई होगा ही। चीनी शासक ही शुआंगती ने क्या किया, 220 ईसा पूर्व में सीथियन से आक्रमण से बचने के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण कराया। अशोक ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसको कोई मतलब नहीं लगा हुआ था। वो महान दीवार का निर्माण करा दिया कि अगर वो आक्रमण करना है तो वो दीवार को उधर तड़प के नहीं जा पाए और वो भारत की तरफ आक्रमण करें। फलस्वरूप सीथियन भारत की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने पार्थियन, शक और यूनान को भारतीय उपमहाद्वीप पर तरफ बढ़ने पर मजबूर किया। मतलब जितने भी सीथियन थे, पार्थियन, जितने बाहरी सब विदेशी हैं, ये शक थे, यूनान थे, पल्लव थे, सारे जो है भारत की तरफ आ रहे हैं आक्रमण करने कर दिया। यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में एक राज्य स्थापित किया, जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। अफगानिस्तान कभी भारत के अंतर्गत, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था, अब यूनानी वहाँ पे राज्य स्थापित कर लिया, बैक्टीरिया राज्य। उसने सबसे पहले 206 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद भारत के कई आक्रमण हुए जो ईस्वी सन तक चलते रहे। अब आते ही रहेगा, लोग उधर से लड़ाई झगड़ा करते। 185 ईसा पूर्व में जो भी रही सही कसर था उसने उतार दिया, मौर्य साम्राज्य को पूरा तरह बर्बाद कर दिया। और एक ब्राह्मण था और मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक मृदरथ के सेनापति था, और मृदरथ को मार दिया और वहाँ पे शुंग वंश का स्थापना की। और उसने ब्राह्मण को बढ़ावा दिया था, बौद्धों का कत्लेआम किया। उनके बाद कन्नौ भी आए, वे भी ब्राह्मण। इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण बोलते हैं। अब कौन कौन कारण बोलते हैं इतिहासकार, वो आप देखिए, और अब कारण आप भी सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। डी.एन. झा बोलते हैं कि साम्राज्य के दुर्बल उत्तराधिकारी थे, ठीक है। महाउपाध्याय बोलते हैं कि अशोक की धार्मिक नीति थी, ठीक है। रोमिला थापर बोलते हैं कि शासन में केंद्रीयकरण की प्रधानता थी, ठीक है। और कौशाम्बी बोलते हैं कि उत्तरकालीन मौर्यों की संकट पूर्ण अर्थव्यवस्था, मतलब उत्तरकालीन संकट मतलब उत्तरकालीन मौर्य मतलब अशोक के बाद की स्थिति। हरप्रसाद शास्त्री एवं हेमचंद्र राय बोलते हैं कि अशोक की शांति प्रियता और अहिंसक नीति जो थी, ये सबसे बड़ा कारण थी मौर्य साम्राज्य का पतन का। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, वो आप बताइए, मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, ठीक है। एक आगे एक संबंधित प्रश्न का कुछ टॉपिक है, ये आज हम लोग इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद, आप लोग थोड़ा धैर्य रख के देखेंगे आज। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में किसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? बिल्कुल आपको पता है आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ देना। अशोक के अभिलेख अतिरिक्त किस शक महाक्षत्रप का जूनागढ़ लेख मौर्य इतिहास के विषय में सूचनाएं प्रदान करता है? तो रुद्रदामन के बाद। यूनानी लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम, हम लोग जानते हैं एंड्रोकॉट्स, कल ही डिस्कस किए। सेंड्रोकॉट से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स बताया कि सेंड्रोकॉट जो है वो चंद्रगुप्त ही है। अच्छा बताइए, चंद्रगुप्त की सेना को कितने डाकुओं का गिरोह या लुटेरा कौन बोला था? भाई जस्टिन बोला था। किस शासक ने व्यापक विजयों द्वारा प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की? चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। यह कथन किस यूनानी का है? तो प्लूटार्क का है। सेलुकस निकेटर ने अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करके उपयुक्त चारों प्रांत दहेज के रूप में दिए? तो कौन किसका शादी किया था? हेलेना, काबुल, कंधार, ये सब सारा जो 4 प्रांत जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दे दिया। सेलुकस निकेटर ने किसको अपना राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो मेगास्थनीज को भेजा था। इंडिका बुक लिखा था, ये कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन का निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तो भाई चाणक्य का रहा। चाणक्य के इतिहास में किन नामों से विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है? चाणक्य ने किस कृति की रचना की जिसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण और करीब 6000 श्लोक हैं, जो तत्कालीन राजनीति, देखिए राजनीति का बोले तो राजनीतिक संबंध है, अर्थनीति, इतिहास, आचरण शास्त्र, धर्म आदि पर भली भांति प्रकाश डालते हैं? तो ये है अर्थशास्त्र, चाणक्य का लिखा हुआ, ये याद रखेंगे। 15 अधिकरण ये भी पूछा गया, ठीक है।
मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया होगा भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय का वो भेज दिया था, अपनी पुत्री हेलेना का शादी किया था तो मेगास्थनीज को भेज दिया था कि जाओ वहाँ पे रहो। किसने मेगास्थनीज के वृत्तांत को पूर्णतः असत्य एवं अविश्वसनीय कहा है? स्ट्रैम्बो बोला कि ये आलतू फालतू बात लिखा हुआ है, असत्य है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी अशोक के अभिलेखों के अलावा किन तमिल ग्रंथों से मिलती है? तो अहानूर और पुरानूर। किस अभिलेख में बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय के बारे में पता चलता है? महास्थान। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत के लोग यूनानी देवता डायोनिसियस और तथा हेराक्लीज कौन थे भाई? कृष्ण का नाम था ये। किस मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत के लोग यूनानी देवता डायोनिसियस और हेराक्लीज की पूजा करते थे? इन दोनों यूनानी देवताओं का साम्यता किस हिंदू देवी से था? हेराक्लीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, कृष्ण से था, और डायोनिसियस शिव को बोलते हैं। मौर्य शासनकाल के दौरान केंद्रीय न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित था भाई? तो पाटलिपुत्र में, वहीं पे राजधानी वगैरह था। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध को कितने वर्ष तक भीषण अकाल भाई? 12 वर्ष तक भीषण अकाल झेलना पड़ा था। जब मगध में 12 वर्ष का दुर्भिक्षु पड़ा तब सिंहासन छोड़ने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जन्म से शिक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से संलेखना विधि से श्रवण बेलगोला कर्नाटक मैसूर में वो मर गया था। और 24 वर्ष का अपना पुत्र बिंदुसार को शासन दे दिया। मौर्य कला में लिया जाने वाला बलि कैसा था? धार्मिक कर था। मौर्य कला में 3 भाषाओं का प्रचलन था, संस्कृत, प्राकृत और पाली का। अशोक ने इनमें से किसको संपूर्ण साम्राज्य की राजभाषा बनाया और इसी भाषा में अपने अभिलेख उत्कीर्ण कराए? कह रहे हैं पाली। मौर्य प्रशासन में सिक्कों की जांच करने वाला अधिकारी को रूप दर्शक कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा चांदी से निर्मित थी जिसका भार 3/4 तोले के बराबर था। इस राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? पन कहा जाता था। मौर्य काल की अर्थव्यवस्था में किस शब्द का प्रयोग समुद्री मार्गों के लिए किया जाता था? सायन पथ। यह अभी हम लोग देखेंगे। मौर्य काल का प्रशासनिक व्यवस्था भी हम लोगों को आगे पढ़ना है, तो आप लोगों को टेंशन ना लेना है, सारी मिल जाएंगे। ब्राह्मणों को राज्य की ओर से कर मुक्त भूमि दान में दी जाती थी तो क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव। किस मौर्य शासक के समय कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल के ललिता पाटन नामक नगरों का निर्माण हुआ भाई? अशोक के समय में हुआ था। पत्थर पर शीशे की तरह चमकीली पॉलिश लगाने की कला मौर्य कलाकारों ने किससे सीखी? हाखामनियों से। मौर्य कला में किस जाति के विद्रोहियों को जल में डूबकर मृत्युदंड दिया जाता था? ब्राह्मण को। बताइए कितना खतरनाक था। सांची का विशाल स्तूप किसके समय निर्धारित था? मौर्यों के समय। कुम्हारा और पुरातात्विक स्थल किसके राजप्रसाद से संबंधित है? ये मौर्यों से है। मैकियावली के द प्रिंस की तुलना किस भारतीय ग्रंथ से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। मौर्य काल के लोक सेवकों को आमतौर पर क्या कहा जाता था? अमात्य, प्रधानमंत्री। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का शासन कैसा था? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। अशोक के धर्म चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24। अच्छा, ये प्ररुब्ध था और अशोक के धर्म चक्र में 24 तिलियां हैं। ये क्वेश्चन अलग है। विशाख दत्त ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक मुद्रा राक्षस में किस मौर्य सम्राट का विशेष रूप से वर्णन किया था? तो मौर्य के बारे में, ये हम लोग पढ़े थे। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र का था। प्रथम प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत में थे। ये देखिए, अभी हम लोग अशोक मौर्य कालीन प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह पढ़ना है तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां से समझ में आएंगे। ये यहाँ पे दिया हुआ था, आप लोगों को समझा दी। अशोक को विश्व का संदेश, बस 1 मिनट का और है। अशोक ने सर्वप्रथम विश्व को जियो और जीने दो की जीने दो व राजनीति हिंसा धर्म के विरुद्ध है का संदेश दिया था। इतिहास में अशोक को महान सम्राट से संबोधित किया जाता है क्योंकि वह पहला ऐसा सम्राट था जिसने शस्त्र त्याग कर अध्यात्म को अपनाया था, इसलिए इसे महान सम्राट अशोक कहा जाता है। संभवतः अकबर को भी महान कहा गया। जो बैरम खां जो कि उसका संरक्षक रहा, उसकी मृत्यु के बाद अकबर में काफी परिवर्तन आया था। उसने समकालीन धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा दिया था। अकबर भी, मुगल काल का बात है। इसमें उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जजिया कर समाप्त किया था, धार्मिक कर था ये भी। उसने आध्यात्मिकता में रुचि के बारे में पता चलता है, हालांकि उसने शस्त्रों का त्याग नहीं किया और उसने अपने साम्राज्य के विस्तार की नीति का अनुकरण करते रहा। तो ये भी, हालांकि ये महान, अकबर को भी महान बोला गया, लेकिन वो ना अपना शस्त्र छोड़ा था ना साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग किया था। तो ये इसको भी महान कहा जाता है, लेकिन ये महान सम्राट अशोक के जैसा नहीं था। ये था हम लोग का मौर्य साम्राज्य के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग अभी पढ़े हैं। हालांकि अभी इसका प्रशासनिक व्यवस्था बाकी है और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अभी हम लोगों को पढ़ने हैं जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप बिल्कुल धैर्य बना के सारे सब्जेक्ट को देखते रहें और अगर आप पुरानी वीडियो को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाएं और 1 बाय 1 करके देखने का कोशिश करें। आपकी हिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।